Hello everyone. Today we are going to understand about the guiding values of Indian Constitution. This is chapter 2 of Civics class 9th. So इस सेक्शन में हम पढ़ने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन की फ़िलॉसफी के बारे में कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किन वैल्यूज़ के ऊपर आधारित है, वो क्या अपने बारे में बताता है। दो तरीके हैं इसको पढ़ने के कि हम जितने भी बड़े बड़े हमारे महान लीडर्स हुए हैं हम उनकी विचार पढ़ सकते हैं कि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में क्या सोचते हैं, क्या विचारधारा रखते थे जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। लेकिन दूसरा तरीका है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ के और फिर जाने कि असल में उसके अंदर क्या लिखा है, वो कौन कौन सी वैल्यूज़ को एस्टैब्लिश करना चाहता है, कौन कौन सी वैल्यूज़ उसके अंदर इम्पॉर्टेंट रखी गई हैं। जब भी हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल पढ़ते हैं तो ये सभी वैल्यूज़ हमें वहाँ पे देखने को मिलती हैं। नाउ लेट अस लुक एट द ड्रीम एंड द प्रॉमिस। तो यहाँ पे हमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बताया गया है कि सभी जितने भी उस टाइम पे प्रोमिनेंट लीडर्स थे, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तो जितने भी इम्पॉर्टेंट लीडर्स थे वो सभी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हिस्सा थे एक्सेप्ट फॉर महात्मा गांधी। महात्मा गांधी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे मेंबर्स थे जो महात्मा गांधी की फ़िलॉसफ़ी को फॉलो करते थे और उन्होंने उनकी विचारधारा को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लाना जारी रखा। तो Mahatma Gandhi, he was not a member of the Constituent Assembly, yet there were many members who followed his vision. Years ago, written in his magazine Young India in 1931, he had spelled out what he wanted the Constitution to do. तो उन्होंने एक मैगज़ीन अपनी लिखी थी, उस मैगज़ीन का नाम है यंग इंडिया, यू हैव टू रिमेंबर दैट। तो उसके अंदर उन्होंने बताया था कि यदि हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनता है तो वो क्या चाहते हैं कि हमारे देश का जो संविधान है वो किस तरीके का हो। आई शैल स्ट्राइव फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन विच विल रिलीज इंडिया फ्रॉम ऑल thraldom and patronage. I shall work for an India in which the poorest shall feel it is their country, in whose making they have an effective voice, an India in which there shall be no high class or low class of people, an India in which all communities shall live in perfect harmony. There can be no room in such an India for the curse of untouchability or the curse of intoxicating drinks and drugs. Women will enjoy the same right as men. I shall be satisfied with nothing else. तो इसमें हमने पढ़ा है कि महात्मा गांधी किस तरीके का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चाहते थे। वो चाहते थे कि एक ऐसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बने, इस तरीके का हमारा देश हो कि जिसमें अमीर और गरीब के अंदर फ़र्क ना हो, जो लो क्लास के इंसान हैं, जो सो कॉल्ड लो क्लास है, वो भी इक्वल राइट्स एंजॉय कर पाए जितना कि हाई क्लास एंजॉय कर रही है। सभी जो हैं परफेक्ट हार्मनी में रहें, सभी प्रेम भाव से रहें और अनटचेबिलिटी जो छुआछूत है उसके लिए हमारे देश के अंदर कोई जगह ना हो और ना ही कोई भी व्यक्ति शराब के नशे में या फिर ड्रग्स के नशे में रहे। प्लस जो विमेन हैं उनको भी इक्वल राइट्स मिलने चाहिए मैन के लिए। ये था महात्मा गांधी का विजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लेके। और इनइक्वालिटी के लिए एक और व्यक्ति ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया था, ही वॉज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। Dr. Bhimrao Ambedkar, who played a key role in making of the constitution but had a different understanding of how inequalities can be removed. He often bitterly criticized Mahatma Gandhi and his vision. In his concluding speech of the Constituent Assembly, he stated his anxiety very clearly. तो जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं वो भी इनइक्वालिटी के खिलाफ लड़ रहे थे, लेकिन उनका जो तरीका है वो बहुत अलग था, उनकी सोच बहुत अलग थी और वो महात्मा गांधी को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते थे, उनको उनकी विचारों से वो सहमत नहीं होते थे। तो उन्होंने जो उनकी कंक्लूडिंग स्पीच थी, जब उन्होंने अंत में जब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया है तो जो फाइनल उनकी स्पीच थी उसके अंदर कहा है कि 26 जनवरी 1950 को जब हम एक नया संविधान अपना ले लेंगे तो हमारी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएंगी। ठीक है, तो इन पॉलिटिक्स वी हैव इक्वालिटी, इन सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ वी विल हैव इनइक्वालिटी। की पॉलिटिक्स में तो हम सभी को मौका दे रहे हैं, लेकिन जो सोसाइटी है, सोसाइटी में हम सबको बराबर नहीं समझ रहे हैं, हम इकोनॉमिकली सभी को चांस नहीं दे रहे हैं एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लाने का। इन पॉलिटिक्स वी विल बी रिकग्नाइजिंग द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट एंड वन वैल्यू। तो पॉलिटिक्स के अंदर हम ये तो देख लेंगे कि हम हर एक व्यक्ति के पास एक वोट है, हर एक वोट की एक वैल्यू है, लेकिन जब तक सोसाइटी में हर एक इंसान की एक वैल्यू नहीं होगी, मतलब हर एक इंसान बराबर नहीं होगा, तो देयर वुड बी कॉन्ट्रडिक्शन इन आवर सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ। वी शैल बाय रीजन ऑफ आवर सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कंटिन्यू टू डिनाई द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन एंड वन वैल्यू, कि हम सोसाइटी में हर एक इंसान को एक वैल्यू नहीं देते हैं, किसी इंसान को हम बहुत ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं, किसी को बहुत कम दे रहे हैं। सो वी डू नॉट हैव द
equality in valuing people. How long shall we continue to live this life of contradiction? How long shall we continue to deny equality in our social and economic life? If I continue to deny it for long, we will do so only by putting our political democracy in peril. कि ये कह रहे हैं कि हम कब तक इतनी ज़्यादा इनइक्वालिटी दिखाएंगे हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारे इकोनॉमिक स्टेटस के अंदर, और यदि ये बहुत लंबे टाइम तक चलता रहा कि हमने सभी को बराबर नहीं समझा, तो हमारी जो डेमोक्रेसी है ये नष्ट हो जाएगी और इसको बनाने का इतना कोई फ़ायदा नहीं रहेगा. सो फाइनली यहाँ पे ये 2 स्पीच हमने पढ़ ली हैं, एक महात्मा गांधी की, एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की. तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ये मानना था कि हम जो इतना कॉन्ट्रडिक्शन में रह रहे हैं, हम एक तरफ कुछ कर रहे हैं और दूसरी तरफ कुछ और कह रहे हैं, सो वी हैव टू गेट अवे फ्रॉम दिस कॉन्ट्रडिक्शन, कि हमें जो ये कॉन्ट्रडिक्शन है इससे दूर जाना है और एक डेमोक्रेसी की तरफ आगे बढ़ना है. और फाइनली हमारी जो 15 अगस्त 1947 वहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्पीच दी थी, ट्राइस्ट विद डेस्टिनी, वी विल सी दैट. तो ये हमारी थी इंडिपेंडेंट स्पीच, जब जवाहरलाल नेहरू ने फर्स्ट स्पीच दी थी इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए ऑन 15 अगस्त. तो रात को 12 बजे ये स्पीच दी थी. इट इज़ अ वेरी वेरी फेमस स्पीच, ट्राइस्ट विद डेस्टिनी. लॉन्ग years ago we made a tryst with destiny. Now the time has come and we shall redeem our pledge, not wholly or in fully measure but very substantially. So at the stroke of the midnight hour, when the world sleep, India will awake to life and freedom. तो ये जो लाइन है, एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर, जब सारा देश, मतलब रात को 12 बजे जब सारा संसार सो रहा है और भारत जागा हुआ है, किसके लिए? जीवन के लिए और फ्रीडम के लिए. बिकॉज वी फाइनली गॉट फ्रीडम आफ्टर 200 लॉन्ग years. The moment comes in which comes but rarely in history, when we step out from the old to the new, when the ages end, when the soul of a nation long suppressed finally finds utterance. कि एक ऐसा क्षण आता है जो हिस्ट्री में बहुत ही कम आता है. उस टाइम पे क्या होगा कि जब पुरानी जो सिस्टम है वो ख़त्म हो जाएगा, नया सिस्टम एक इमर्ज होगा, और जो नेशन की सोल है, जो हमारे देश की आत्मा है, जिसको बहुत ही टाइम तक दबाया जा रहा था, उसको फाइनली बोलने का मौका मिलेगा. इट इज़ fitting that at this solemn moment we take the pledge of dedicating to the service of India and her people and to the still larger cause of humanity. कि यही वो क्षण है जिसमें हमें क्या सोचना है, हमें एक निश्चय करना है, एक प्रण लेना है कि हम भारत देश की सेवा करेंगे. और सबसे बड़ी सेवा किसकी होती है? ह्यूमैनिटी की. तो और हम ह्यूमैनिटी के लिए भी बहुत ज़्यादा काम करेंगे. फ्रीडम एंड पावर बीइंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, bring responsibility. The responsibility rests upon the assembly, a sovereign body representing the sovereign people of India. Before the birth of freedom we had endured all the pains of labor, and our hearts are heavy with the memory of this sorrow. Some of those pains continue even now. Nevertheless, the past is over and the future has beckoned to us now. So इस वाले में आपको बताया गया है इस पैराग्राफ के अंदर कि जब हमारे पास पावर आ जाती है तो उसके साथ बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारे पास है. और ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है? हमारी जो असेंबली है, जो हमारी असेंबली बनने वाली थी, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्होंने इतना जो स्ट्रगल किया है, देशवासियों ने इतने सारे साल तक फ्रीडम को लेके, तो उनको इस स्ट्रगल की वैल्यू करनी है और इसी पूरे चीज़ को आगे बढ़ाते हुए हमें अपने देश को ऊंचाइयों पे लेके जाना है. द फ्यूचर इज़ नॉट ऑफ ईज और रेस्टिंग बट ऑफ incessant starving, so that we may fulfill the pledge we have often taken and the one we shall take today. The service of India means the service of millions who suffer. It means the ending of poverty and ignorance and disease and inequality of opportunity. The ambition of the greatest man of our generation have been to wipe every tear from every eye. That may be beyond us, but as long as there are tears and suffering, as long as our work will not be over. तो इसके अंदर बताया गया है कि हमारे देश का क्या लक्ष्य है कि हमें हर एक के आंख से आंसू पोंछने हैं, हर एक के दुख दर्द को मिटा देना है. और जब तक हर एक आंख से ये आंसू नहीं जाएंगे और हर एक का दुख दर्द नहीं मिटेगा, तब तक हमारा काम समाप्त नहीं होता है. सो दैट वाज द ट्राइस्ट विद डेस्टिनी स्पीच. दिस इज़ अ वेरी वेरी फेमस स्पीच. एंड नाउ वी आर गोइंग टू लुक एट डिफरेंट पीपल हु वर्कड फॉर द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. हम उन सभी व्यक्तियों के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने भारत के संविधान को बनाने के लिए हेल्प की थी. सो वी हैव डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. वो बिहार में इनका जन्म हुआ था. ही वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. तो जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, ये इसके
प्रेसिडेंट थे और बाद में ये इंडिया के प्रेसिडेंट बन गए थे। आफ्टर दैट वी हैव जयपाल सिंह, तो ये जो इंडियन हॉकी टीम थी उसके पहले कैप्टन थे। इन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी झारखंड पार्टी के नाम से, ये झारखंड के थे और ये आदिवासी महासभा के भी प्रेसिडेंट रह चुके हैं। वी हैव H.C. मुखर्जी, ये वेस्ट बंगाल के थे, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वाइस चेयरमैन थे। ही वॉज अ वेरी रेप्यूटेड ऑथर एंड एजुकेशनलिस्ट, बहुत ही पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति थे। ये कांग्रेस के एक बहुत बड़े लीडर थे। आफ्टर दैट वी हैव जी दुर्गाबाई देशमुख, ये आंध्र प्रदेश की थी, ये एक एडवोकेट थी और इन्होंने विमेन के लिए काफ़ी काम किया। ये कांग्रेस की एक बहुत बड़ी लीडर थी। आफ्टर दैट वी हैव बलदेव सिंह, ये हरियाणा के थे, बहुत ही इन्होंने ज़्यादा काम किया। ये जो अकाली पार्टी थी उसके मेंबर थे और ये हमारी जो इंडिया की डिफेंस मिनिस्टर भी रहे हैं। वी हैव कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी, ये गुजरात के थे, ये हिस्टोरियन थे और एडवोकेट थे। ये गांधी की फ़िलॉसफ़ी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे और ये जब हमारी यूनियन कैबिनेट थी उसके अंदर भी मिनिस्टर थे और इन्होंने स्वतंत्र पार्टी का निर्माण किया था। आफ्टर दैट वी हैव डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये मध्य प्रदेश के थे। इन्होंने जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ड्राफ्टिंग कमेटी थी ये उसके प्रेसिडेंट रहे थे एंड ही वॉज अ चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। इन्होंने कास्ट के लिए, इनइक्वालिटी के लिए बहुत ज़्यादा काम किया। ही वॉज अगेंस्ट इट। ये लॉ मिनिस्टर थे इंडिया के और इन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी विच वॉज रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। वी हैव डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ही वॉज फ्रॉम वेस्ट बंगाल, जो हमारी प्रेजेंट डे बीजेपी है इन्होंने फाउंड की थी। उस टाइम पे बीजेपी का नाम भारतीय जनसंघ था, तो ही वॉज अ मेंबर ऑफ हिंदू महासभा, तो इन्होंने जो ये हिंदू फिलॉसफी है इसको बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा काम किया था। आफ्टर दैट वी हैव जवाहरलाल नेहरू, ही वॉज बोर्न इन उत्तर प्रदेश और उसके बाद ये जो हमारी गवर्नमेंट थी उसके पहले हमारे प्रधानमंत्री भी रहे हैं। इन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा काम किया है, कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर थे। सरोजनी नायडू, शी वॉज द गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश, ये गवर्नर थी, पहली महिला गवर्नर हैं भारत की हैं, ये आंध्र प्रदेश की थी। आफ्टर दैट वी हैव सोमनाथ लहरी, ही वॉज फ्रॉम वेस्ट बंगाल और ये भी जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके लीडर थे और बाद में ये जो ही वॉज अ मेंबर ऑफ वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली, ये वेस्ट बंगाल की लेजिस्लेटिव असेंबली के भी मेंबर थे। सो टुमारो वी आर गोइंग टू डिस्कस द फिलोसफी ऑफ the constitution. That was today's lecture. I hope you liked it. So everyone, bye bye, take care.